मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सैनी और हम आज बायोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ा था और आई होप मैंने जो भी आपको पीडीएफ और जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए आपने डाउनलोड करके अपने नोट्स को लिखे होंगे और कंसेप्ट को समझाऊंगा। आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे या आप बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बात कर लूं कि जो पहले चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि कौन कौन से बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का आता है। मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क का क्वेश्चन पहले चैप्टर से आता है और मैंने पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चंस बताए थे। वैसा स्ट्रेटजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये जो सेकंड चैप्टर है ये 2 मार्क्स का होता है। इसका हम पहला वीडियो ले रहे हैं तो इसमें देखो 2 मार्क्स का होता है। क्यों होता है कि हमने पहले भी बात की थी कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो 4 नंबर की है। उसमें से जो पहला चैप्टर है उसका 1 नंबर आता है, दूसरा चैप्टर में से 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो तीसरा और चौथा चैप्टर उनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हम आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो इसकी जो हेडिंग है चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा सा हम गौर से समझे तो पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। बात करते हैं हम पहले चैप्टर के नाम की या इसकी हेडिंग की। तो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि नर तथा मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, यानी कि इसके अंदर केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें इसको तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले वीडियो में या पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दोनों एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और हमने कहा था एंड्रोसियम मतलब कि पुमक, उसकी एक इकाई होती है पुंकेसर स्टेमिन, और गाइनोसियम मतलब कि जायांग और उसी की एक इकाई होती है अंडक यानी कि कार्पल्स। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने वहां पर पुष्प के 4 चक्रों के बारे में डिस्कस किया था, उसकी एक इकाई के बारे में पढ़ा था। तो आज हम केवल इसमें मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का पहला पार्ट लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बदलता हूँ, ये बुक में अंदर लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ देखो इस फ्लावर होता है वो स्पोरोफिल बीयरिंग सूट होता है। हिंदी में बात करें तो बीजाणु पर्णधारी प्रौढ़। इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है स्पोरोफिल बीयरिंग सूट का मतलब है कि कोई भी एक पुष्प होता है उसके ऊपर स्टेराइल और फर्टाइल, बंध्य और उर्वर दोनों प्रकार के अंग या माल करते हैं संरचना पाई जाती है और वही संरचना के कारण पुष्प यानी कि फूल या फ्लावर को हम बोलते हैं स्पोरोफिल बीयरिंग सूट। ये नाम पता होना चाहिए, जनरल एक जानकारी है। हम आज इसका पहला टॉपिक लेंगे यानी कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट में पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेट, यानी केवल केवल नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली मेल के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मेल का नाम आती है आपके दिमाग में पहले से आना चाहिए कि मेल मतलब कि एंड्रोसियम की बात हो रही है और एंड्रोसियम की एक यूनिट होती है स्टेमिन यानी कि पुंकेसर। तो हम आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला हेडिंग रहेगा स्टेमिन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधारी। तो पुंकेसर क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था और मैं वापस उसको ले लेता हूं। तो देखो कोई भी एक फ्लावर यानी कि पुष्प होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमेशा हमें पता है कि जो भी एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक यूनिट यानी कि इसकी एक इकाई को हम बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसे हम बोलते हैं पुमंग। क्योंकि हमने उसके चक्रों में बात की थी तो पुमंग है एक चक्कर, उसकी एक इकाई पुंकेसर स्टेमिन, उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। अब स्टेमिन को हमने बात की थी कि स्टेमिन के 3 प्रकार होता है। इस स्टेमिन के मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये एक स्टेमिन यानी कि एंड्रोसियम के एक पार्ट का, एक चक्र का, एक इकाई की हमने बात की है। तो देखो इसका पहला भाग होता है पोलन सेक, जिसे हम बोलते हैं परागकोश, पहली इकाई। परागकोश क्या होता है? परागकोश मतलब कि नाम से ही पता चलता है, सेक मतलब कि कोश मतलब कि कुछ ना कुछ बंद यानी कि कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहेगी और कुछ वो कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिस स्थान से जुड़ी हुई रहेगी उस स्थान में यानी कि जो इसके ऊपर जो पाले नजर आ रही है एक दो दोनों पाली जिससे जुड़ी रहेगी उसे हम बोलेंगे कनेक्टिव या योजी। और ये सारा का सारा जो पार्ट है ऊपर वाला जो जिसके ऊपर टिका हुआ रहता है यानी कि एक ऐसी डंडीनुमा स्ट्रक्चर जिसके टॉप पे कुछ न कुछ टिका हुआ या एक पोलन सेक रहता है, उस डंडीनुमा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट, जिसे पूतंतु या तंतु कहा जाता है। और यही फिलामेंट है जो अंदर की तरफ पुष्प के नीचे वाले भाग से जुड़ा हुआ
रहता है। तो हमने स्टेमिन के एक यूनिट यानी कि इसकी इकाई की बात की थी। तो हमने पढ़ा था कि पोलन सेक, कंडक्टिव और फिलामेंट, ये 3 भाग पाए जाते हैं। पोलन सेक हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो मुख्यतः सभी पादपों के अंदर लगभग पोलन सेक होता है वो 2 लोब्स यानी कि 2 पाली युक्त। कैसे अभी देखते हैं। 2 पाली मतलब कि देखो, एक ये वाली ऊपर 3D स्ट्रक्चर, एक नीचे वाली। तो ये 2 पाली युक्त यानी 2 पालियां बन रही है इसके अंदर, और 4 चैम्बर। ये स्वाभाविक है कि इसके 4 चैम्बर बनेंगे क्योंकि 2 पालियां बनेगी तो 1 2 3 4 चैम्बर बनेंगे। तो पोलन सेक 2 पाली युक्त और 4 चैम्बर बोल दो या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दो, एक ही बात है। 4 चैम्बर युक्त होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन अपवाद याद रखना है, और एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया है पहले कि मालवेसी फैमिली है, मालवेसी कुल, गुड़हल कुल जिसे बोलते हैं, मालवेसी फैमिली के अंदर परागकोश होता है वो केवल 1 पाली युक्त होता है। अब 1 पाली की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 पाली में 2 होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 1 पाली और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम वाली होगी। और फिर कलेक्टिव की बात कर लीजिए, कलेक्टिव इन दोनों पालियों को जोड़ के रखती है। और फिलामेंट की बात करेंगे तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसके टॉप फ्लोर पर या टॉप पर क्या होता है, पोलन सेक होते हैं। अब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि इसके अनुप्रस्थ काटे परागकोश की, तो अपने को अंदर ऐसी संरचना देखने को मिलती है। तो देखो ये दोनों 1 2 दोनों पालियां हो गई, और ये 4 1 2 3 4 क्या हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम या 4 चैम्बर हो गए। इसके अंदर क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण रहते हैं, यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के। लेकिन अपने को इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर 4 जो भी इसके चैम्बर्स है और 2 पालियां है, उसके अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कैसे परागकण रहते हैं, कैसे स्फुटन होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी का परिवर्तन। इससे पहले हमने स्टेमिन के बारे में जनरल डिस्कस किया था कि कैसे होती है, कितनी पालियां पाई जाती है, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती है। अब हम धीरे धीरे लघु बीजाणुधानी का परिवर्तन या डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेवलपमेंट की, तो इसमें डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का पाया जाता है। देखो पादपों के अंदर 2 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिया और एक होता है यूस्पोरेंजिया। यू का मतलब ये हो रहा है कि सुबीजाणुधानी, मतलब कि ऐसा बीजाणुधानी का परिवर्तन जिसके अंदर एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाएं मिलकर एक बीजाणुधानी या परागकूट का परिवर्तन करती है, मोर देन 1, एक से अधिक यू में। और लेप्टो में केवल एक कोशिकाएं है जो बीजाणुधानी या परागकूट का परिवर्तन करती है, जो आपने छोटी कक्षा में इसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर यूस्पोरेंजिएट यानी कि सुबीजाणुधानी प्रकार का परिवर्तन होता है। अब होता क्या है कि जब पुष्प प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी कि परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था या हम बोल सकते हैं कलिका अवस्था के अंदर होता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर उसके चारों तरफ एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा का आवरण तो रहता है। नॉर्मली बात है कि वो उसके अंदर प्राथमिक कुछ न कुछ कोशिकाएं रहेगी कलिका अवस्था के अंदर। तो जब एपिडर्मिस होती है, अब एपिडर्मिस होता क्या है, ये एक समांगी यानी कि होमोजेनस एक समांगी कोशिकाओं का समूह होता है जो अविभेदित होती है, यानी कि एक समान रहती है, लगभग एक ही व्यास वाली, एक ही आकार वाली समांगी कोशिकाओं का एक समूह होता है और बाहर की तरफ कवर्ड बनाती है, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जो अपना सघन जीव द्रव्य युक्त होकर अपना आकार को बढ़ा लेती है या आकार को बड़ा कर लेती है। हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर स्टेमिन के अंदर इसके 4 पाले थी, सॉरी 4 चैम्बर थे, 2 पाले के अंदर, तो ये 1 2 3 4 चैम्बर है, ये दोनों पाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं, सभी एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती है कि अपना आकार में वृद्धि कर लेती है, जो सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, और उन्हीं अपने आकार में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं या उन्हीं बड़े आकार की कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रपशु कोशिका या आर्चीस्पोरियल सेल। अब इनमें के अंदर क्या होता है कि यही आर्चीस्पोरियल सेल्स के अंदर होता है पेरिक्लिनिक डिवीजन यानी कि परिणतिक का मतलब क्या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पेरिक्लिनिक परिणतिक और अपनतिक डिवीजन। देखो परिणतिक का मतलब होता है कि 2 लेयर्स के अंदर डिवीजन होना, यानी कि जब भी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो 2 परतों के अंदर बढ़ेगी, और अपनतिक का मतलब एक ही परत के अंदर डिवीजन बनेगी। कैसे कि मान कर लो कि इसके अंदर अगर अपनतिक डिवीजन है तो ये एक ही परत है, इसके अंदर 2 कोशिकाओं की संख्या बढ़ी। अगर मैं इसके अंदर परिणतिक डिवीजन करूँ तो इसके अंदर देखो एक ही परत 2 परतों में एक कोशिका की संख्या बढ़ गई है, तो ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, पेरिक्लिनिक डिवीजन पाया जाता है। तो आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर जब पेरिक्लिनिक डिवीजन होता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तो इस परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या देखो बढ़ गई है। अब ये दोनों जो कोशिकाएं बनी है
ये दोनों कोशिकाएं ही है जो अपने लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन को आगे लेके जाएगी। कैसे कि कुछ न कुछ दोनों कोशिकाएं हैं जो अपना आगे मॉडिफिकेशन करेगी और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएगी। तो जो ये आर्चिस्पोरियल सेल्स की जो दो कोशिकाएं बनी है, उनमें से पहली कोशिका है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, यानी कि जो एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो क्या करेगी, नाम से पता चल रहा है कि पेराइटल यानी भित्तीय, यानी कि उसका कवर्ड या दीवार बनाने का काम करेगी। और इसके अंदर जो एक कोशिका बनेगी वो बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो बात जाहिर सी पता चल रही है कि एक तो उसकी दीवार बनाएगी और एक इसके अंदर बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करेगी। कौन सी? यही आर्चिस्पोरियल सेल्स की, जिसका परिवर्तन हुआ, पेरिक्लिनिक डिवीजन हुआ और दो बन गई। तो दोनों में से एक है, ये सभी में सेम बनेगी क्योंकि 4 अपने पास चैम्बर है। तो इसको हम वापस थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देखते हैं कि जो ये आर्चिस्पोरियल सेल है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं। तो देखो ये जो आर्चिस्पोरियल सेल एक थी, उसके अंदर देखो फर्स्ट पेरिक्लिनिक डिवीजन हुआ, पहला परिणति डिवीजन। तो जाहिर सी बात है कोशिकाएं दो बनी। दोनों कोशिकाओं में देखो पहली कोशिका है जो प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका बने। अब यही प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या बनेगी, आगे जाकर बनाएगी एंडोथीसियम, अंतस्त्वचा, मिडल लेयर, मध्य परत और टेपिटम, यानी कि पोषोतक। तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है जो 3 परतों का निर्माण करेगी और ऑलरेडी इनके अंदर पहली परत तो ये बनी हुई है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि पुष्प की कलिका या परिवर्धन की जो प्राथमिक स्थिति होती है, इस स्थिति के अंदर भी एपिडर्मिस यानी कि एक बाह्य आवरण या कवर या बोल सकते हैं कि भित्तीय संरचना होती है। तो ये पहली होगी एपिडर्मिस और 3 बनेगी एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। किससे? प्राइमरी पेराइटल सेल से, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। ठीक है। अब इसकी दूसरी सेल क्या थी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। अब देखो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है जो 2n है, यानी कि द्विगुणित है। यह बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये भी 2n होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकली हम नॉर्मल सी पता है कि अगर 2n से 2n ही रह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रह रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है कि इसके अंदर समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस हुआ है। ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो हैप्लॉइड हो गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रही है, तो मतलब कि इसके अंदर मियोसिस हुआ है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और यही माइक्रोस्पोर है जो आगे अपना मॉडिफाइड होकर पोलन ग्रेन्स का निर्माण करेंगे। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल सी की पोलन ग्रेन का परिवर्तन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर की बात करेंगे। तो इनके बारे में, यानी कि ये जो अपना फ्लो चार्ट है वो चलता रहेगा आगे, और अपने को इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती है, यानी कि प्रपशु कोशिकाएं, उनके अंदर फर्स्ट पेरिक्लिनिक डिवीजन होने से 2 कोशिकाएं बनती है। कौन कौन सी 2 कोशिकाएं? कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, 2 कोशिकाएं बनती। हमने बात की थी कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पराग कोश के भित्ति का निर्माण करती है, ये हमने देखा था। परागकोश भित्ति में हमने बात की थी कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक वॉल, परागकोश भित्ति की संरचना। अब ये संरचना होती है, तो इसकी संरचना का निर्माण होता है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। तो उसके अंदर देखो एपिडर्मिस तो पहले से थी, यानी कि परिवर्तन के प्राथमिक स्टेज या प्रारंभिक अवस्था में एपिडर्मिस तो होती है। उसके बाद ये तीनों किससे बनी है? प्राइमरी पेराइटल सेल से बनी है। तो हम केवल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक वॉल, परागकोश भित्ति की संरचना में इनके चारों संरचना का अध्ययन करेंगे। इसका डायग्राम मैंने बना रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये है जो चारों पराग से कोश की भित्ति की संरचना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस क्या होती है? स्ट्रेच्ड एंड फ्लैट सिंगल लेयर प्रोटेक्शन टू पोलन सैक वॉल। स्ट्रेच्ड और फ्लैट, चौड़ी, सिंगल लेयर एकल युक्त, यानी कि देखो ये एक लेयर युक्त होती है, एक परत युक्त होती है। प्रोटेक्शन टू पोलन सैक वॉल, और इसका कार्य क्या होता है? परागकोश भित्ति की रक्षा करना, क्योंकि ये मेनली सबसे बाहरी होती है तो रक्षा करती है। ठीक है, फिर दूसरी हम बात करेंगे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम मतलब अंतस्त्वचा। अब ये क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि थिक रेडियली इलोंगेटेड सिंगल लेयर होती है, एकल परत की इलोंगेटेड एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है, इसके आंतरिक भित्तियों में अल्फा सेलुलोज भरा रहता है, जो यू शेप आकृति का निर्माण करता है। और यही यू शेप आकृति जो फाइब्रस स्ट्रक्चर जैसी दिखती है, उनका नेचर होता है हाइड्रोस्कोपिक। यानी कि बात करें तो ये देखो यहाँ पर ये है अपनी एंडोथीसियम,
एंडोथीसियम हमने क्या पढ़ा था कि थिक रेडियली इलोंगेटेड सिंगल लेयर, ये देखो थिक रेडियली इलोंगेटेड, ये ब्लैक ब्लैक कलर की है, सिंगल लेयर की होती है। इसकी आंतरिक भित्ति इनर वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज, आंतरिक भित्ति में अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन यानी कि जमाव होता है, एंड फॉर्म्स यू शेप्ड फाइब्रस स्ट्रिप्स, और ये क्या बनाती है, यू आकार की फाइब्रस तंतुमय स्ट्रिप्स यानी पट्टियां, रेशेदार पट्टियों का निर्माण करती हैं। और यही रेशेदार पट्टियां जिसकी प्रकृति कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रताग्राही प्रकृति होती है। और इसकी यही आर्द्रताग्राही प्रकृति क्या, यानी कि जब ये ड्राई कंडीशन यानी कि शुष्क अवस्था में होती है तो ये डेवलप करती है स्ट्रेन एंड टेंशन, दबाव तनाव और टेंशन दबाव और खिंचाव। तो इससे क्या होता है, बाय विच द पोलन सैक रप्चर, और इसी की वजह से क्या होता है कि इसकी दबाव और तनाव की वजह से पोलन सैक यानी परागकोश रप्चर यानी कि प्रस्फुटित होता है, यानी कि यह फटते हैं हल्के से, यानी कि उसके अंदर उछाल आता है, जिसके अंदर से क्या होता है कि धीरे धीरे जो भी परागकण बनेंगे वो बाहर आएंगे। तो ये परागकणों को बाहर की तरफ प्रपुष्पन में या परागकोश के प्रस्फुटन में काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पर होती है, सिंगल लेयर होती है। अब बात करते हैं मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत की। नाम से पता चलता है कि सबसे बीच में होगी 1 से 3 लेयर यानी कि 1 2 3 लेयर ऑफ सेल्स। देखो ये लाल कलर की 1 2 और 3 लेयर होती है। थिन वॉल्ड एंड शॉर्ट लिव्ड, पतली भित्ति युक्त होती है, और शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत ही कम समय तक ये जीवित रहती है, अवस्था में रहती है, एक विभाजनशील अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें रहती है। अब इसका भी काम यही होगा प्रोटेक्शन का, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। और चौथी है अपने टेपिटम, जिसे बोलते हैं हम पोषोतक। टेपिटम ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो टेपिटम क्या होती है, सिंगल एंड स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स दैट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, एकल और स्पेशल यानी कि स्पेशल टाइप की लेयर्स होती है कोशिकाओं की, और ये सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ इसका जमा होता है, और थोड़ी बड़ी होती है, मोटी होती है। और एक बात हमेशा याद रखना है, ये डबल न्यूक्लियोटाइड होती है, इसके अंदर द्विकेंद्र की बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये देखो ये बड़ी इसका जमाव है, दो केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब इसका फंक्शन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि टेपिटम का फंक्शन क्या होता है। तो टेपिटम का फंक्शन देखो, पहला फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पोषण प्रदान करना किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, यानी कि जो परिवर्तनशील माइक्रोस्पोर्स है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनको पोषण प्रदान करना। दूसरा होता है सीक्रेशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस। आपने नाम सुना होगा कि जो कुछ होते हैं जो हम कहते हैं कि इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट, यानी कि कीट परागित जो पादप होते हैं उनके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू स्टिकी यानी कि बात करें सीक्रेशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस, यानी कि पादपों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है जो ऑयली और स्टिकी फॉर्म का होता है वो। तो ड्यू टू स्टिकी, उसका स्टिकी यानी चिपचिपा नेचर होने की वजह से ऑफ पोलन किट द पोलन गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, इसके चिपचिपे नेचर होने की वजह से जो पोलन यानी परागकण होते हैं वो इंसेक्ट यानी कीटों की शरीर या बॉडीज पर चिपक जाते हैं, thus helps in pollination, जो परागण की क्रिया के लिए मदद करते हैं, ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट यानी कि कीट परागित पादपों के अंदर। और इसका बात करें तो प्रोटेक्ट पोलन्स अगेंस्ट हार्मफुल यूरेज, यानी कि जो सीक्रेशन ऑफ पोलन किट जो टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल यूरेज, यानी कि जो हानिकारक यूवी रेज है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है पोलन्स को, परागकणों को। तीसरा अगर हम फंक्शन की बात करें टेपिटम की, तो ये यूबिस्पोडिस का निर्माण करती है। यूबिस्पोडिस आपको पता ही है कि टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर पहले बनती है प्रोयूबिस्पोडिस। प्रोयूबिस्पोडिस क्या होती है, प्रोयूबिस्पोडिस सघन और सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएं होती है, और प्रोयूबिस्पोडिस के ऊपर स्पेरोपोलिन का जमाव होने से ये प्रोयूबिस्पोडिस क्या हो जाती है, यूबिस्पोडिस का निर्माण करती है। और यही यूबिस्पोडिस आगे चलकर एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब होता है परागकणों का बाह्य आवरण, जिसे बोलते हैं कि एक्साइन यानी कि बाह्य परत या बाह्य कवर हम बोल सकते हैं, या हम बाह्य चोल बोल सकते हैं, यानी कि बाह्य चोल, परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करेगी। और हम अगर इस टेपिटम के फंक्शंस की बात करें तो इट आल्सो सीक्रेट सब्सटेंसेस ऑफ हार्मोनल नेचर, यानी कि ये कुछ न कुछ ऐसे सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है जो हार्मोनल नेचर यानी कि हार्मोनल प्रकृति के होते हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा कि एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ परत है, हमने पहले डिस्कस किया था, एंडोथीसियम,
एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की तरफ होती है। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, यू शेप्ड आकृति बनाती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो हाइड्रोस्कोपिक होती है। आर्द्रता का ये क्या काम करेगा कि टेंशन या हम बात करें स्ट्रेन की वजह से ये प्रपुष्पित होता है और परागकणों को बाहर आने में मदद करेगा। फिर हम बात करें मिडिल लेयर होती है जो शॉर्ट लिव्ड होती है और 2 या 3 परतों में होती है। इंपॉर्टेंट होता है टेपिटम। टेपिटम के बात करें स्पेशल सेल्स वाला होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ घिरा रहता है। इसके कार्य की बात की हमने 3-4 कार्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि टेपिटम कितने टाइप का होता है, यानी कि प्लांट के अंदर टेपिटम किस किस टाइप के मिलते हैं उसके जनरल हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में शो करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे टेपिटम के बारे में और मैंने बोला था कि टेपिटम के 2 प्रकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार के होते हैं। टेपिटम मतलब कि पोषोत्तक। एक तो होता है अमीबोइड जिसे हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियल या इंसेक्टिव टेपिटम, और एक होता है ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी यानी कि ग्रंथिल या इस तरह प्रकार का टेपिटम। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन से पादपों में ये मिलता है, किस प्रकार के पादपों में ये मिलता है। तो पहले बात करते हैं अमीबोइड या पेरिप्लाज्मोडियल या इंसेक्टिव के बारे में। फाउंड इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, यानी कि ये क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव यानी आदिम प्रकार के एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। नाम से पता चलता है कि पुराने आदिम प्रकार के यानी कि जो प्रारंभिक स्टेज वाले एंजियोस्पर्म्स हैं उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा है कि ये क्या इसका कैसे होती है प्रक्रिया सारी। तो देखो, इन बिगिनिंग ऑल फूड मटेरियल इज स्टोर्ड बाय टेपिटम, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा ऑल फूड मटेरियल सभी प्रकार का जो भोजन पदार्थ है या तत्व है उनको स्टोर किया जाता है टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा। टेपिटल सेल कन्वर्ट ऑब्जर्व्ड फूड इनटू स्पेशल फूड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ये क्या करती हैं कि जो भी ऑब्जर्व किया यानी फूड मटेरियल से उसको स्टोर किया था उनको वापस कन्वर्ट करती है ऑब्जर्व फूड को इनटू किसके अंदर, फूड ग्रेन्यूल के अंदर, और उसी ऑब्जर्व किए हुए फूड ग्रेन्यूल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। देखो, हम बात कर रहे हैं अमीबोइड या पेरिप्लाज्मिक टेपिटम के बारे में कि इसके अंदर कैसे है और किस प्रकार के प्रक्रिया इसके अंदर होती है। तो देखो, अमीबोइड के अंदर क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं कैसे है जो भी अपना न्यूट्रिशंस है उनको कैसे आगे की तरफ किसके अंदर की हम बात करेंगे, माइक्रोस्कोप को पोषण कैसे प्रदान करती है। यहाँ बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन सेल के अंदर वो कैसे अपना जो भी स्टोरेज ऑफ फूड है यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो भोजन पदार्थ को इसने स्टोर किया वो आगे कैसे भेजती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि टेपिटल सेल के हमने बारे में पढ़ा था कि ये सारे जो बिगनिंग होती है ये फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करती है। उसी फूड मटेरियल यानी कि जो स्टोर किया है उसको क्या करती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल के रूप में ऑब्जर्व करती है और उन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं यानी कण युक्त संरचना को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बॉडीज, यानी कि वो अपना फूड स्टोरेज है उसको प्रोटोप्लास्ट बॉडीज के रूप में यानी ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रोटोप्लास्ट बॉडीज के रूप में हम जानते हैं। यही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज the innermost layer of tapetum dissolve and release its protoplast into cavity of microsporangium, यानी कि जो सबसे आंतरिक लेयर होती है टेपिटम की वो घुलकर रिलीज करती है अपना प्रोटोप्लास्ट, यानी कि वही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज जो इसने स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में ग्रेन्यूल्स बनाए थे उसको किसके अंदर रिलीज करती है, केविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के, माइक्रोस्पोरेंजियम की केविटी यानी गुहा के अंदर रिलीज करती है। नाउ इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जो पोलन सेल की गुहा है, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज आर नाउन एज ए पेरिप्लाज्मोडियम, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम के आंतरिक भाग यानी पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के पोलन सेक के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट बॉडीज जब अंदर आ जाते हैं तो यही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज किसके नाम से जानी जाती है, पेरिप्लाज्मोडियम। और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर सराउंडेड बाय पेरिप्लाज्मोडियम, यानी कि फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इसके द्वारा चारों तरफ से घिर जाती है और ये चारों तरफ उसके ऊपर जाकर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी कि फिर जो नरिशमेंट देता है माइक्रोस्पोर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर यानी कि परिवर्तनशील माइक्रोस्पोर्स को। हम इसको डिटेल में इतना है तो इसको शॉर्ट वे में ऐसा समझिए कि जो टेपिटम की कोशिका होती है वो पहले फूड का स्टोरेज कर लेती है अपने अंदर, उनको ग्रेन्यूल्स बना लेती है, ग्रेन्यूल्स बना लिया, ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद इनको क्या करती है कि इसका नाम बदल जाता है और नाम होता है प्रोटोप्लास्ट बॉडीज, ये नाम होता है। यही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज क्या होती है कि टेपिटम की जो कोशिका है आंतरिक लेयर वो जब डिसॉल्व यानी घुल जाती है और अपना रिलीज करती है तो यही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जाने के बाद कहलाती है पेरिप्लाज्मोडियम, यानी कि जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जाएगी तो क्या कहलाएगी, पेरिप्लाज्मोडियम। ठीक है,
पेरिप्लाज्मोडियम। अब यही पेरिप्लाज्मोडियम क्या करेगा कि यही पेरिप्लाज्मोडियम है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ जाकर जमा हो जाएगा और फिर घुल मिलकर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, ठीक है। नोट है दिस टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी माइक्रोस्कोप आफ्टर डीजनरेशन, यानी कि इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है कि ये डीजनरेशन यानी कि टूटने के बाद, यानी कि अपने आप का विघटन करने के बाद ही है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स को, याद रखना। अमीबॉइड टेपिटम के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अपने डीजनरेशन के बाद है जो माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एग्जांपल है टाइफा एलाइजा, जो क्या है प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म है, ये बहुत ही कम पादपों के अंदर इस प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। वैसे हम दूसरी बात करें तो दूसरे प्रकार का जो टेपिटम है वो है ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी, यानी ग्रंथिल या स्त्रावित प्रकार का पोषूतक, ठीक है। इसमें इसको उल्टा होगा, ये एडवांस टाइप ऑफ टेपिटम, ये एडवांस टाइप का होगा, यानी कि बहुत ही आधुनिक प्रकार का। इट नेवर डीजनरेट क्विकली, ये तो आसानी से डीजनरेट हो जाता है, ये आसानी से नहीं होता। इट नेवर डीजनरेट क्विकली, ये फटाक से आसानी से डीजनरेट नहीं होता है। इट ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिडिल लेयर सीक्रेट इनटू द कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड डज नॉट स्टोर। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको मिडिल लेयर से सीक्रेट करती है और कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सीक्रेट करती है। लेकिन ये इसकी एक खासियत है कि ये सारे क्या, यानी कि अमीबॉइड प्रकार का जो टेपिटम था वो स्टोर करता था फूड को, लेकिन ये कभी भी किसी प्रकार के फूड को स्टोर नहीं करता है। तो पहले बात की थी एडवांस टाइप का, कभी भी डीजनरेट नहीं होता है। फिर है कि ये न्यूट्रिशन को मिडिल लेयर से प्राप्त करता है और कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सीक्रेट करता है, अपने अंदर कभी भी फूड को स्टोर नहीं करते। कौन से वाले, ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी प्रकार के टेपिटम। फिर बात करते हैं बिफोर डीजनरेशन, फिर ये जब भी कभी भी टूटेगा, आसानी से नहीं टूटता है, यानी क्विकली नहीं टूटता है, जब भी बाद में बिफोर डीजनरेशन ऑफ ऑल सेल ऑफ टेपिटम, यानी कि इस प्रकार के पोषक की सभी कोशिकाएं टूटने से पहले दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड प्रोयूबिस बॉडी, और ये बनाती है स्पेशल ग्रेन्यूल्स को जिसे हम बोलते हैं प्रोयूबिस बॉडी, जिसके बारे में हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था। प्रोयूबिस बॉडीज बनाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। यही प्रोयूबिस बॉडीज है जो चारों तरफ से स्पेरोपोलिन नामक लिक्विड से गिरी रहेगी और गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, यूबिस बॉडीज, जिसे हम पद्धति भाषा में ऑर्डिक्यूल्स भी कहते हैं। यही यूबिस बॉडीज क्या करेंगे, एट लास्ट टेपिटम डीजनरेट्स एंड यूबिस बॉडीज आर रिलीज्ड इन पोलन सैक, और यही जो यूबिस बॉडीज है वो लास्ट में रिलीज होगी पोलन सैक के अंदर। इसमें याद रखना है कि स्पोरोपोलिन पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग यानी एक्साइन्स ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कणों के बाह्य बात यानी कि आउटर कवरिंग बात करेंगे, बाह्य चोल के निर्माण के लिए स्पोरोपोलिन है जो पार्टिसिपेट करता है, और ये वेरी कॉमन यानी कि सभी प्रकार के कॉमनली एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। एग्जांपल कैप्सूल है वगैरह। तो इसमें और इसमें जो हमने बातें डिस्कस की है, इसमें से एक ही है, इसका समरी ये याद रखनी है कि इसकी कोशिकाएं हैं जो आसानी से डीजनरेट हो जाती है, अपने फूड को अपने अंदर स्टोर करती है, और बाद में है जो घुल मिलकर यानी गुलकर है जो पोषण प्रदान करती है, नरिशमेंट प्रदान करती है। लेकिन जो ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी टाइप्स की होती है, ये कभी भी फूड को स्टोर नहीं करती है, और ये हमेशा क्या करती है कि इसके अंदर जो स्पोरोपोलिन होता है, स्पोरोपोलिन जो है आउटर कवरिंग बनाता है किसका, पोलन ग्रेन्स का, ये हमेशा है जो स्त्रवित भाग है अपने अंदर से स्त्रवण करके नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो आज हमने टेपिटम के बारे में भी जाना और परागकोश की संरचना वगैरह भी देखी है, तो कल इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो के पीडीएफ लिंक दी गई है उस लिंक में जाकर आप डाउनलोड करें, नोट्स को कंटिन्यू करें और देखते रहिए।